नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जय हिंद सभी को। जैसा कि आप सबकी पॉपुलर डिमांड थी कि सर इस इंटरव्यू की श्रृंखला को जारी रखिए। 10 में से 6 इंटरव्यू पर हजारों प्लस व्यूज आए आपके, आप सभी का अच्छा प्यार रहा। तो 2-3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पोस्ट पे कि आप और इंटरव्यू देखना चाहते थे, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आपके जो कमेंट्स थे उस कमेंट्स में इस प्रश्न के अंदर इन्हें लिए प्रश्न आपके सभी। और आज हमारे साथ हैं एक नए शिक्षक जो अभी नई भर्ती के अंदर लगे, रीट लेवल 2 संस्कृत के अंदर, थर्ड ग्रेड भर्ती संस्कृत के अंदर अभी लगे, जनवरी में इनकी ज्वाइनिंग हुई है, कालूलाल जी शर्मा। तो आपका पहले हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद अरविंद में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। अभी इनकी ज्वाइनिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोर का खेड़ा, पीओ नंदराई, ब्लॉक कोरडी, जिला छापरा के अंदर पोस्टिंग है और इनका गांव है गोरा खेड़ा। तो आज सर का हमारे चैनल पर स्वागत है, इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। तो सर के पहला प्रश्न मेरा रहेगा सर आपसे कि अपने बारे में सामान्य जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप कहाँ से रहे थे, आपके राजस्थान में पिलवाड़ा के अंदर ब्लॉक के अंदर कौन सी रैंक थी, आपके रीट प्री और मेंस में कितने नंबर थे, थोड़ी बताइए आप इसके बारे में, थोड़ा बताइए। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो मैं सरस्वती को नमन करता हूँ, कोटड़ी श्याम को नमन करता हूँ, माता पिता और जो मेरे यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ उसके लिए मैं जो मेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोगी रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मेरा जो गांव है गोरा का खेड़ा है और जो तहसील कोटड़ी है, जिला वर्तमान में शाहपुरा है। और जो मेरे को विद्यालय मिला है वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोर का खेड़ा मिला है। और मेरे ऑल राजस्थान में 303वीं रैंक थी और जो जिले स्तर पर रैंक थी वो 38वीं रैंक थी। अच्छा, ब्लॉक के अंदर? ब्लॉक के अंदर सर अभी और रीट प्री और मेंस में कितने नंबर थे? रीट प्री में मेरे 108 नंबर थे और मेंस के अंदर 232.25 अंक थे मेरे। ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर थे, आपकी रैंक भी अच्छी थी। अब आपने तैयारी अपने गांव गोराखड़ा के अंदर रह के की या बाहर की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तैयारी मैंने गांव में ही रहकर की है। पहले मैं कोरोना से पहले 2019 में मेरे बीएड हो चुकी थी तो मैं भिलवाड़ा से कोचिंग करके आया और फिर बाद में कोरोना लग गया तो फिर मैं कहीं बाहर नहीं गया और गांव में रह के तैयारी की है। अच्छा, तो आपने विशेष कहीं बाहर रह के तैयारी नहीं की? जी नहीं सर। बहुत अच्छी बात है, गांव में रह के आपने इतने अच्छे नंबरों से सिलेक्शन लिया। अब मैं पूछूंगा, जो हमारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, बहुत बार प्रश्न आता है उनका कि रीट की तैयारी की शुरुआत कैसे की आपने और आपकी रणनीति क्या रही, कितने समय तक तैयारी किया, 5 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, कितना टाइम पीरियड आपको रीट की थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी करने में लगा, इस बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे जैसे 2019 में बीएड हुई तो बीएड करने के बाद ही मैं तैयारी में जुट गया था और फिर बाद में बीच में जो एग्ज़ाम भी रद्द हो गया था, जो रीट का एग्ज़ाम था तो हाँ 21 वाली भर्ती का। फिर बाद में मैं रेगुलर करते ही रहा तैयारी। तो ये लगभग कितना समय लगा? 2-2.5 साल तैयारी करते रहा मैं कोरोना। कब से हाँ शुरुआत की थी आपने? 2019 में कर दी थी मैंने। 2019 में? हाँ, और 2019 से 23 तक है ना? 19 से 23 तक मैं करते ही रहा तैयारी। हाँ ठीक, पिछली वाली भर्ती में कितने नंबर थे आपके? पिछली वाली भर्ती में मेरे 115 नंबर थे सर। 115 थे? 115 नंबर थे। ठीक है। और एक प्रश्न रहेगा मेरा कि रणनीति क्या रही आपकी, किस प्रकार से आप पढ़ते थे, उस बारे में थोड़ा बताइए। सिलेबस को कैसे डिवाइड किया आपने, कितने घंटे पढ़े, उस बारे में बताइए। सर पढ़ने का तो देखो घंटे तो कोई मायने नहीं रखते और इसे आपको भी पता है, लेकिन जैसे मैं प्रत्येक जो अपने सिलेबस था तो सिलेबस को मैंने 4 भागों में डिवाइडेड कर दिया था कि भी 2 घंटे उसको पढ़ने, 2 घंटे उसको, 2 घंटे, ऐसे बांट करके सिलेबस पढ़ा मैंने। बांट करके पढ़ा है ना? हाँ ठीक है। फिर आपने अच्छे अच्छे नंबर लाए आप, तो आपने बुक्स कौन कौन सी पढ़ी, संस्कृत की कौन सी पढ़ी, प्रत्येक पार्ट जीके में कौन सा पढ़ा, साइकोलॉजी में कौन सी किताब पढ़ी, कौन सर से ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, उनका भी आप नाम मेंशन कीजिए ताकि हमारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी वहाँ से राय ले सकें, वहाँ से पढ़ सकें। जी सर मैंने जो पढ़ा है संस्कृत के अंदर मेरे पास जो बुक थी वो साफल्यम की बुक थी और उसमें जो शिक्षण विद्या आती हैं तो उसमें मेरे पास मार्गोपदेशिका सरस्वती वाली बुक थी और जीके के अंदर मेरे पास पेनोरमा बुक थी। उनसे ही पढ़ा मैं, उनके अलावा और कोई बुक नहीं थी मेरे पास। और फिर मैंने नोट्स भी बना लिए थे पहले, स्पाइरल वाले जो आते हैं ना, स्पाइरल वाला रजिस्टर, तो उसमें प्रत्येक टॉपिक के जैसे संधि का नोट्स बना लिया, समास का, प्रत्यय का, सभी के नोट्स बना लिए। और जैसे उसमें 10 पेज भरे तो पीछे पीछे मैंने खाली भी छोड़ दिए कि कोई नया प्रश्न हो, वस्तुनिष्ठ हो तो उसमें ऐड करते जाए तो और अलग नोट्स नहीं बनाने पड़े और अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी पड़े। अच्छा, तो इस प्रकार से आपने नोट्स बनाए ना? ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ से पढ़ा, उसके बारे में बताया नहीं आपने। सर अपने ऑनलाइन तो मैंने भारत एकेडमी का कोर्स लिया था और ऑफलाइन तो मैं पहले कोरोना पहले भारत एकेडमी भिलवाड़ा में कोचिंग करके आया था, तो वो कोचिंग भी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि कोरोना लग गया था तो कोचिंग पूरी नहीं हो पाई थी।
अच्छा, तो मेनली आपने बुक्स और ऑनलाइन कोर्स से पढ़ा है ना, 159 रुपये वाला। ठीक है। फिर आपने, अगर बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि ज़्यादा टॉपिक्स कौन से पढ़ने कि इनसे प्रश्न जैसे आएगा ही आएगा, तो कौन से टॉपिक्स याद करें जो इंपॉर्टेंट है या उनको प्रायोरिटी रखें कि इनसे क्वेश्चन आएगा, वो टॉपिक्स आप बताना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। सर देखो सर, अपन को तैयारी के अंदर लगभग पढ़ना तो सभी पड़ता है, क्योंकि जो अपना जो टॉपिक यदि कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो बार बार मन में ये आता है कि ये टॉपिक अपने क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये रही कि मेन अपना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट यदि अपना कंप्लीट नहीं है तो एक मतलब शिक्षक अधूरा है सब्जेक्ट के बिना। तो ये तरीका रहता है, ये तरीका है। कुल मिलाई पढ़ाई का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। हाँ सर। फिर जैसे बहुत सारे पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, एग्जाम हॉल में रणनीति क्या होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। एक बेटा 3 नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके पहले अभ्यास हम कैसे करें, मॉडल पेपर सोल्व आपने किए नहीं किए, कोई ओ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की नहीं की, इस बारे में आप अपना अनुभव बताइए। तो सर इसके लिए ये है कि एग्ज़ाम के पास तो अपन को कोई कोचिंग वोचिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, और उसके कम से कम 3 महीने पहले अपन को थ्योरी ये छोड़ देनी चाहिए। और वस्तुनिष्ठ, जितने वस्तुनिष्ठ अपन करेंगे उतना अपना टॉपिक मजबूत होगा। जैसे अपने कोई एक टॉपिक पढ़ा तो उसके कम से कम 200-250 वस्तुनिष्ठ निकालने चाहिए, और मॉडल पेपर भी करने चाहिए। और मॉडल पेपर करने के बाद अपन को ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर करने के बाद उसको छोड़ दे, उसमें अपन को ये भी आकलन लगाना चाहिए कि कौन सा प्रश्न गलत हुआ, कौन से टॉपिक से गलत हो रहा है, तो वापस उस टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए, फिर बाद में अगला मॉडल पेपर देना चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि जितना अपन वस्तुनिष्ठ करेंगे और मॉडल पेपर देंगे तो उतने अपने जो टॉपिक है मजबूत होंगे। तो और आप उससे हाँ, कोई बुक सजेस्ट करना चाहो मॉडल पेपर की, कौन सी बुक्स पढ़ी आपने? नाथ पब्लिकेशन पढ़ी थी मैंने, और जीजीडी वाली ये पढ़ी थी। वो GGD है, गौरव ज्ञान तारा है ना, हाँ, गौरव दोनों अच्छी ज्ञान किताबें, नाथ वाली भी अच्छी आती हैं। वो मेरे इंडियन हिस्ट्री में एक बार देखी थी मैंने, इंडिया जीके के लिए अच्छी आती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है बार बार। और एक क्वेश्चन पूछते हैं जो नए विद्यार्थी हैं जो BSTC भी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, या जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, कि वो कहते हैं सर रीट मेंस की तैयारी करें या प्री की तैयारी करें, क्या रीट मेंस की तैयारी के साथ साथ रीट प्री भी क्लियर हो सकता है क्या? तो इस बारे में थोड़ा आप बताना चाहें तो। बिल्कुल सर, हो सकता है, क्योंकि रीट मेंस की तैयारी करेंगे तो दोनों साथ साथ में हो सकती है। और ओनली सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जैसे कोई संस्कृत का है तो मेंस के अंदर ओनली संस्कृत सब्जेक्ट ही आता है, और प्री के अंदर हिंदी अलग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 2 लैंग्वेज रहती है। तो हो सकती है सर। हो सकते हैं, तो कॉमन सब्जेक्ट कौन सी पढ़ना चाहिए उनको शुरुआत से, बेसिक से? नहीं, बेसिक से मतलब वो जो रीट का नहीं विद्यार्थी हो हाँ, तो उसको कौन सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए जो रीट मेंस प्री दोनों में काम आ जाए? तो उसका तो जो खुद का जो सब्जेक्ट होगा वो मेंस में रहेगा ना। जैसे किसी की संस्कृत है, हाँ। मेरे संस्कृति तो मेरे को संस्कृत तो मजबूत करनी है, क्योंकि मेन एग्जाम है, और हिंदी मेरे को पढ़नी है, तो वो तो प्री में भी हो जाएगा। और मेन जो अपना जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, मेन यही है। ठीक, और मनोविज्ञान के बारे में नहीं बताया आपने? मनोविज्ञान के अंदर मैंने तो अवनी पब्लिकेशन पढ़ी थी सर, धीर सिंह दवाई सर की धीर सिंह दाभाई वाली। किताब थी, शुरुआत से वही पढ़ी? शुरुआत से वही पढ़ी, और अभी तक भी वही पढ़ता हूँ मैं, जब भी पढ़ता हूँ सर। अच्छी किताब, वो लाला मैं भी लाया था, लेकिन थोड़ा टफ लैंग्वेज लगी मेरे को, इसलिए भाई अच्छी किताब थी सर की। और फिर क्या सभी सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाए आपने, और स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए कि नोट्स बनाने के रूटीन कैसे प्रकार में? आप बता रहे थे कि आपने नोट्स बनाए थे, तो नोट्स कैसे बनाए उस बारे में बताइए। नोट्स का तो ऐसा रहा कि मैं अपन जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, जब फ्री समय रहता है तो तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो जो नोट्स बनाते हैं वो कभी मेरे हिसाब से तो कॉपियों में नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि जब अपन कोई टॉपिक रहता है तो उस टॉपिक में यदि कॉपी में बनाएंगे तो यदि अपन को कोई नई चीज़ और ऐड करनी हो तो उस कॉपी में अपन नहीं कर सकते हैं। और यदि अपने पास वो स्पाइरल वाला रजिस्टर है, तो जैसे संधि वाला है, समास वाला है, तो वो टॉपिक लिख लेते हैं उसमें पूरा टॉपिक, और बाद में उसमें खाली पेज छोड़ देते हैं, उसमें नए नए कुछ ऐड करना हो तो भी अपन ऐड कर सकते हैं। होता क्या है कि अधिकतर जो प्रतियोगी जो मतलब जो विद्यार्थी रहते हैं, तैयारी करते हैं, वो अंत में जाकर के उनकी रणनीति फेल हो जाती है। वो बाद में क्या करते हैं कि वो बुक अच्छी आ रही है, वो अच्छी आ रही, वो अच्छी आ रही, फिर वो न तो अपना खुद का रिवीजन कर पाते हैं, और जो पहले पढ़ चुके हैं, और न वो नई किताबें पढ़ पाते हैं, तो इससे भी रणनीति फेल होती है। तो यदि अपन खुद के नोट्स बन जाए तो अपन खुद बस वो कोई नई चीज़ भी अपन को मिल जाती है तो अपने नोट्स में ऐड कर देते हैं, पीछे टॉपिक के पीछे बस लिखते रहते हैं, बस ये है सर। अच्छा, तो आपने खुद के जैसे notes होना। एक बात बहुत अच्छी बताई आपने कि एक टॉपिक होने के बाद 2-3 पेज छोड़ दो, हाँ तो जी। कोई नई चीज़ मिले उसमें ऐड उसमें कर ऐड दो। कर दो, तो कोई नई किताबें दिख भी जाए तो भी उसमें कोई नई चीज़ मिले तो अपने नोट्स में ऐड कर लो। बिल्कुल, ये ऐसा मैं भी फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ठीक है, फिर अब जैसे ये तो आपकी अभी बात होगी, शुरुआती शिक्षा में, स्कूली शिक्षा के अंदर आप कैसे विद्यार्थी थे? अच्छे थे, नॉर्मल थे, डाउन थे, या बहुत ब्रिलियंट थे? किस प्रकार के विद्यार्थी थे स्कूली शिक्षा कॉलेज शिक्षा के अंदर, उस बारे में थोड़ा बताइए। और बीएड कहाँ से किया आपने, कॉलेज कहाँ से की, स्कूल कहाँ से की, वो बताइए आप। सर मैं शुरुआती शिक्षा में बहुत कमज़ोर था। 10वीं के अंदर भी मेरे
बहुत कम परसेंट थे, कितने? 40% थे सर। 40%? हाँ 40% सर। अच्छा। यानी मेरे जो पूरा गांव है वहाँ मतलब ऐसा वातावरण ही नहीं है कि कोई नौकरी लगे, मतलब सभी ऐसा कोई नौकरी वाला तो माहौल ही नहीं है बिल्कुल भी। पहली सब नौकरी हलो आपकी हो? पहली नौकरी? हाँ पूरे गांव में मैं पहली बार ही नौकरी लगा हूँ और पहले ही टीचर बना हूँ। तो वहाँ इतने कोई सपोर्ट करने वाले भी मेरे पास नहीं थे। तो प्राथमिक तक जो मेरी पढ़ाई हुई है देवरिया स्कूल में हुई है और 11वीं तक मैंने कोटड़ी पढ़ा है और 12वीं फिर मैं सापरा चला गया था। जो अपने देवरिया के हेमराज जी है, हेमराज जी भाई साहब, तो उनके छोटे भाई है रणवीर सिंह राठौड़। तो दोनों उन्होंने बोला कि अपन सापरा पढ़ते हैं, यहाँ स्टाफ भी पूरा स्टाफ भी नहीं है पूरा। अच्छा। तो वहाँ चले गए थे, 12वीं वहाँ पढ़े, तो वहाँ से मतलब मेरा शिक्षा का स्तर थोड़ा अच्छा हुआ और वहाँ से पढ़ा। और फिर बाद में मैंने शास्त्री की। 12th में आपकी? 12th में मेरे 70% थे। 70? अच्छा। हाँ 70% थे। और बाद में मैं शास्त्री की मैंने अपने बरूनी से, बरौनी से? हाँ जो जगतगुरु रामानंदचार्य वो हाँ, एग्जाम करवाती मैंने है। एक बार देखी थी रोड पे। हाँ तो इसका क्या प्रोसेस था? शास्त्री लगा दे, कोई आचार्य लगा दे, इस बारे में थोड़ा बताइए। मतलब शास्त्री आचार्य दोनों लगा सकते हैं सरनेम? शास्त्री तो जो बीए करते हैं तो वो शास्त्री होती है। हाँ। जैसे अपन बीए कहते हैं तो बीए को शास्त्री कहते हैं। और आचार्य रहती है जो एमए होती है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन? हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो 3 साल की मैंने बरूनी से की है शास्त्री। फिर बाद में मैंने बीएड की है दिल्ली से, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से की है। दिल्ली से क्यों? दिल्ली वहाँ से। क्यों की? वहाँ से मतलब वहाँ सेंट्री मैंने एक भरा था, जब फॉर्म भरा था तब जो ई मित्र वाले ने सेंट्री एक ही डाला था। कब की बात है? ये बात है ना 2017 की। और 12th कब किया आपने? 10th 12th? 2014 में की 12 तो, और 2012 में 10वीं की है। अच्छा। हाँ और फिर बाद में मैंने आचार्य की, वापस बरूनी से आचार्य की है। अच्छा। हमें तो अभी आप आचार्य हो? ओके सर। तो आप देख सकते हो कि कितने कमजोर विद्यार्थी थे। 10वीं में 40% से, 10वीं में केवल 40%। उसके बावजूद सर ने मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक के साथ 303 है ना जी सर। इस रैंक के साथ सिलेक्शन लिया, बहुत काबिल तारीफ है। फिर जैसा आप बता रहे हो आपने 40 से आपने 70% का रूट तय किया, इतना बड़ा रास्ता तय किया, फिर नौकरी लगे। तो जीवन का कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपका रहा हो जो आप बताना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सभी जो आते हैं सर उनसे यही प्रश्न पूछता हूँ कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसे आपका सोचने का नजरिया बदला हो, कोई रहा हो तो बताइए। सर चेंज तो यही है कि मतलब मेरे मतलब जिस जहाँ मैं तैयारी करता था तो मेरे बिल्कुल डिमोटिवेट वाला वातावरण था गाँव के अंदर? गांव के अंदर। अच्छा। यानी कोई पढ़ा लिखा तो कोई नहीं था और लोग मतलब यही कहते थे कि इतने पढ़े हैं तो तू क्या कर लेगा, बहुत सारे नौकरियां कहाँ हैं आजकल कितना कंपटीशन है, तो लग तो नहीं सकता। लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत था कि मैं नौकरी लगूंगा। और सबसे बड़ी बात मेरी ये रही कि मैं देवरिया जो हेमराज सिंह जी भाई साहब है, तो उनसे मैं जुड़ा हुआ था। तो मेन मेरा जो पॉइंट है यहाँ तक पहुँचने का वो वही है कि मैं उनसे जुड़ा होता तो मेरे को वातावरण मिल गया पढ़ने का, बस वही था सर। अच्छा, हेमराज सर जिनका हमने पहले इंटरव्यू लिया था, हेमराज सर का, इनका पहले इंटरव्यू ले रखा, आप देख सकते हो चाहो तो। फिर अपने संघर्ष के दिनों का कोई किस्सा हो अगर आप बताना चाहो, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, वैसा कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो, संघर्ष भरे वो दिन भी थे हमारे, ऐसे दिन भी थे? सर इसमें तो मतलब संघर्ष भरे तो ये कि अपन को मतलब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यदि मंजिल तक पहुंचना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और घटना तो मतलब कोई ऐसी चीज याद आ रही हो जैसे रेलवे स्टेशन में सोए हो, भूखे रहो कभी, ऐसे कुछ वो तो experience हो? वो सर बहुत आए तो वो जैसे सभी के जीवन में रहते हैं ना, हाँ जैसे दुख भरे दिन जब मेरे जीवन में बहुत सारे रहे, वैसा कोई आप बताना चाहो तो? नहीं सर वो तो चलो कोई नहीं। हाँ। कोई बात नहीं। फिर जैसे आप बता रहे हैं हेमराज सर के बारे में ना, ऐसे कोई आपके आइडियल या प्रेरणा स्रोत कोई और रहे हो तो आप उनको धन्यवाद देना चाहो, हमारे चैनल के माध्यम से आज लाइव देख रहे हैं सभी आपको, तो आप किसी को धन्यवाद देना चाहो, वीडियो देखें तो उनको भी अच्छा लगे। बिल्कुल सर, बहुत गुरुजनों का और मित्रों का भी मेरा सहयोग रहा है। और विशेषकर मैं यदि बताऊं तो हेमराज जी का बहुत ही मतलब मार्गदर्शन रहा है। 12th से मेरे मतलब उनका मार्गदर्शन ही रहा है। और मित्र अपने दुर्गालाल जी भाई साहब है, तो उन्होंने भी मेरी कंपटीशन के अंदर कभी भी मतलब दिन हो या रात हो कभी भी कॉल करता हूँ तो वो मेरे को मोटिवेट ही करते रहते थे कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर, कभी मैं कॉल करता हूँ तो। और जो मेरा मित्र है तो वो तो मेरे साथ में था वैसे ही। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने दूसरा हेमराज सर का, दुर्गालाल सर का धन्यवाद दिया, उनको भी अच्छा लगा। कोई अच्छा काम करता है उनकी तारीफ करते हैं, फिर वो और प्रोत्साहित होता है कि हमें और मदद करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर रीट से पहले आपने कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं एग्जाम दिए हो, किसी में सिलेक्शन हुआ हो, नहीं हुआ हो, ऐसा एग्जाम आपने कौन कौन से दिए, इस बारे में बताइए। सीधा रीट ही दिया या कोई और भी दिया? रीट से पहले सर मैंने कांस्टेबल की परीक्षा दी थी। कौन से साल? 2017-18 में। 18 में आई थी? हाँ 18 में दी थी मैंने। और DSSB का एग्ज़ाम दिया था जिसमें 5-6 नंबर से रहा था मैं। DSSB क्या होती है? दिल्ली TGT का एग्ज़ाम।
अच्छा, डेली टीचर वाला, जिसमें मेरे सीटेट क्लियर है, तो वो एग्ज़ाम दिया था मैंने। सीटेट पहले कर लिया होगा। हाँ, और एमपीटेट का एग्ज़ाम अभी दिया था मैंने 2019-20 में, तो बाद में फिर रीट में हो गया था, तो फिर मैं और कहीं नहीं दिया था सर। तो कुल मिला के आपने शिक्षा विभाग वाले और एक कांस्टेबल वाले के लिए एक दिया एग्जाम है ना, 4-5 एग्जाम दिए। ओके, तो मेन आपका शिक्षा पे फोकस था। फिर आपके बुरे वक्त कोई साथियों जिनको आप धन्यवाद देना चाहिए, आप नाम उसे बता ही दिया, और फिर भी और भी कोई चीज़ आप बताना चाहो अपने चैनल के माध्यम से, सभी लोग आपको देख रहे हैं, कि एक कोई आपका एक्सपीरियंस साझा करना चाहो तो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि जीवन में अपन को आगे बढ़ना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मेहनत से जी चुराना। तो मैं एक छोटा सा गीत है, वो बता देता हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। बहुत ही शानदार प्रेरणादायी गीत आपने बताया, और आपकी कहानी से मैं आशा करता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी मोटिवेट होंगे। और भी कोई आपको प्रश्न हो आप कमेंट कर देना, सर उसमें जवाब दे देंगे। तो आपने हमारे चैनल पे आके, हमारे घर पे आके अमूल्य समय दिया, हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और आशा करते हैं आप अपने जीवन में और प्रगति करें, आप फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता तक के पद को प्राप्त करें, मैं ऐसा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने ये इंटरव्यू की श्रृंखला चला रखी है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो उनको भी ये प्रेरणा मिलती रहेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप ये आपका एक अच्छा सा प्रयास है सर। धन्यवाद।